नमस्कार। शास्त्री सर, विक्रमशिला शास्त्री सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सबको ध्यान में है, हम यहाँ पर अपने इस चैनल पर आपको एंसेंट हिस्ट्री के क्वेश्चन करवा रहे हैं और जनरल साइंस के क्वेश्चंस, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस, हिंदी व्याकरण के प्रश्न और छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो भी डाल रहे हैं जिससे आप इफ़ेक्टिव लाइफ मैनेजमेंट की शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसी कड़ी में अब इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम आपके ऊपर डालने जा रहे हैं। इसको भी आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आपको पढ़ने की प्रेरणा भी प्राप्त होगी। हम पहले चरण में तो जो मुख्य प्रश्न है उस रूप में लेंगे समझाते हुए, फिर दूसरे चरण में हम आएंगे जीएस का, उसको और डिटेल में जाएंगे। ऐसे स्टेप वाइज हम बढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आएगा भारत में संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो आप सबको ध्यान में होगा कि जो इंडियन पॉलिटी है, भारत की राज्य व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, वो ब्रिटिश विरासत की देन है। भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना के पूर्व भारतीय राज व्यवस्था का संचालन अधिकतर जो यहाँ पर ट्रेडिशंस थे, धार्मिक प्रथा था, रूढ़ियाँ थी, उसके हिसाब से करते थे। लेकिन 1757 में पलासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय और विशेष रूप से 1764 में बक्सर युद्ध में अंग्रेज़ों की सफलता के बाद यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सिविल प्रशासन का अधिकार मिल गया। यहाँ पर आपको ध्यान में है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ की आज्ञा प्राप्त करके भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया गया था। सब आपको ध्यान में होगा। तो अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ व्यापार कर रही है ना, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कई ऐसे अधिनियम, एक्ट और चार्टर पारित किए गए थे। ये धीरे धीरे अपने भारतीय संविधान का एक आधार बनता गया। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं ना कि ब्रिटिश संसद के द्वारा जो भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे अंत भेजा गया, उसमें से अधिकांश लगभग 75% भाग अपने संविधान में लिए गए हैं। तो उसको हम क्रमशः पढ़ते जाएंगे आपका, तो इस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके, हम लेते जाएंगे और फिर हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे संविधान में। तो पहला प्रश्न है कि कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो आपको आ जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो संसद नियंत्रण की थी वो पहला एक्ट कौन सा आया था उसका? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। या सिंपल प्रश्न पूछ दे कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष ब्रिटिश संसद के द्वारा भेजा गया था? तो 1773 में, 1773 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा 1772 में गठित गुप्त संसदीय समिति के रिपोर्ट पर रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। किस एक्ट के द्वारा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को
बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही ये किया गया था। किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही सर्वप्रथम ब्रिटिश काल में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी और 1774 में ये कार्य करना आरंभ किया था। तो आपको प्रश्न ऐसे बना दे, 1774 में स्थापित कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश थे? तो कुल न्यायाधीश यहाँ पर थे 4 थे जजेज। 4 जजेज थे, एक मुख्य व 3 अन्य। तो एक मुख्य थे और 3 अन्य थे। तो कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर एलिजाह इम्पे। तो आपको यह प्रश्न आ जाए कि 1774 में कलकत्ता में जो सबसे पहला उच्चतम न्यायालय बना था उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजाह इम्पे। अगला प्रश्न है आपको कि किस एक्ट को संशोधात्मक अधिनियम कहा जाता है? तो वो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। सेटलमेंट एक्ट 1781 को बोलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया प्रथम एक्ट कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। 1781 का सेटलमेंट एक्ट था। किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का, कानून बनाने का अधिकार दिया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के द्वारा ही ये दिया गया। किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का युग प्रारंभ हुआ? तो 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का युग आरंभ हुआ। इसमें दोहरे में व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया था। तो आ जाए कंपनी के व्यापारिक मामलों के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किसका गठन किया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और राजनीतिक मामलों के लिए 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जिसमें 6 मेंबर्स थे। 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल का गठन कंपनी की राजनीतिक मामलों के देखभाल के लिए किस एक्ट के द्वारा गठित किया गया? तो होगा 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही किया गया। किस एक्ट? एक्ट मतलब अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर, गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से, इंडियन रेवेन्यू से वेतन देने का प्रावधान किया गया? 1793 के चार्टर एक्ट। 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, हिंदी में बोलेंगे नियंत्रक मंडल के जो मेंबर्स थे 6 मेंबर्स, उनका सैलरी इंडियन रेवेन्यू से देने का प्रोविजन किया गया था।
किस एक्ट के द्वारा कंपनी की भारतीय व्यापारिक एकाधिकार, जो मोनोपोली थी, भारतीय व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से पार्शियली समाप्त करके अन्य ब्रिटिश प्रजाजनों को भी व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। आपको ध्यान रहे, जो भारत का व्यापार था बहुत फायदेमंद था, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, कर्मचारी थे, वे ये नहीं चाहते थे कि अन्य ब्रिटिश जन भी इस व्यापार में शामिल हो जाएं। तो उन लोगों ने पार्लियामेंट में इसके ऊपर बात उठवाया अपने प्रतिनिधि के द्वारा कि भाई वो हमको व्यापार करने नहीं देते हैं। तब वहाँ से ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1813 का चार्टर एक्ट भेजा गया और कंपनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया, पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से। मतलब चीन के साथ अफीम का व्यापार और चाय के व्यापार, इन दो पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कायम रहा था, इसलिए यहाँ पर आया आंशिक, आया हुआ यहाँ पर, तो ये ध्यान देंगे। और यहाँ आ जाए ना कि कंपनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त किस एक्ट के द्वारा किया गया, तो उत्तर होगा 1833 के चार्टर एक्ट से। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः, 13 में आंशिक, 33 में पूर्णतः। किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। आज भी धर्मांतरण ईसाई मिशनरियों का एक संकट है भारत में, तो ये 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा आरंभ हुआ था। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए की वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया था। मतलब आपको यह बोले कि ब्रिटिश काल में शिक्षा का बजट सबसे पहले किस एक्ट से आया था, तो वो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा आया था। वो राशि कितने की थी? वो राशि 1 लाख रुपए की थी। 1 लाख रुपए की वो राशि थी। और ध्यान रहे, जब ये बजट आ गया 1 लाख का, तो यहाँ एक विवाद शुरू हो गया। विवाद यह शुरू हुआ कि अब यह राशि शिक्षा की किस पद्धति पर खर्च किया जाए। भारत में पहले से जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है उस पर खर्च किया जाए कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को यहाँ लागू किया जाए। तो इस तरह जो विवाद शुरू हुआ, इसको बोलते हैं प्राच्य पाश्चात्य विवाद। तो आपको प्रश्न आ जाए कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा से है। प्राच्य मतलब पूर्वी, अर्थात प्राचीन भारत की शिक्षा। पाश्चात्य मतलब यूरोपीय, अंग्रेजी शिक्षा। तो ये आ जाए किस क्षेत्र में? शिक्षा में। और यह विवाद 1833-34, 1833-34 का विवाद है, जब यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक है। इस विवाद को दूर करने के लिए गठित कमेटी का अध्यक्ष हुआ लॉर्ड मेकाले। और लॉर्ड मेकाले ने क्या सुझाव दिया? लॉर्ड मेकाले ने सुझाव दिया अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू करने का सुझाव दिया। तो लॉर्ड मेकाले के सुझाव के आधार पर 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति यहाँ पर आरंभ कर दिया गया था। तो ये ध्यान रहे, क्वेश्चन इस कई प्रश्न आपके बन गए हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति आरंभ किया गया, वो लॉर्ड मेकाले के सुझाव पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ही ये आरंभ किया गया था। फिर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आ जाए कि संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ये बंगाल वाला ही हो गया 1833 के तहत। तो फिर आपको क्वेश्चन बनाएगा कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा
जो बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का घोषित कर दिया गया था, तो उसमें बंगाल का अंतिम और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल का अंतिम, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 के चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को, स्लेवरी को, दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही इसको गैर कानूनी घोषित किया गया। लेकिन इसी जगह प्रश्न आ जाए कि दास प्रथा का उन्मूलन, इसको समाप्ति, ये कब किया गया था? तो लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 में, 1843 1843 ईस्वी में किया गया था। किस एक्ट के द्वारा भारतीय कानूनों के वर्गीकरण हेतु विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई? विधि आयोग आरंभ हुआ तो वो है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही भारत में विधि आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? 1834 1834 ईस्वी में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मेकाले को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। आगे हम विधि आयोग का लेंगे तो वर्तमान वाले क्वेश्चंस भी आपको आ जाएगा। अब है किस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई थी? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा लॉर्ड डलहौजी था गवर्नर जनरल, उसके काल में प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ हो गई। तो कर्मचारी की जो नियुक्ति होगी, जिसे आज आप देते हैं ना कंपटीशन, तो वो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में ये आरंभ हुई। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था के लिए 1854 ईस्वी में 1854 ईस्वी में कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? अब देखिए वहाँ 53 के एक्ट से ये फैसला लिया गया और फिर इसके लिए कमेटी बनी थी। तो आपको बोलेगा कि भाई प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर उसमें कंपनी के महत्वपूर्ण पद पर लोगों को लगाने हैं, तो 1854 समिति बनी। तो उस समिति का नाम है मेकाले समिति। मेकाले समिति उसका नाम है। किस एक्ट के द्वारा भारत पर शासन का अधिकार ब्रिटिश क्राउन को मिला? भारत परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा। मतलब आपको क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया किस एक्ट से? तो 1858 के एक्ट से। और शासन का दायित्व ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथ में चला गया 1858 के अधिनियम से ही। तो आप ध्यान देंगे भाई कि इस प्रकार के प्रश्न अलग अलग वो लैंग्वेज चेंज कर दे तो भी आप कर सकते हैं। भारतीय मतलब यह हुआ कि भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया किस एक्ट के द्वारा? तो आप बोलेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1858। और फिर आपको क्वेश्चन आ जाए कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनको समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ये समाप्त कर दिए गए। 1858 के अधिनियम के तहत भारत में शासन संचालन के लिए किसकी नियुक्ति की गई? भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसकी नियुक्ति की गई। तो आपको आ जाए भारत राज्य सचिव की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत किया गया? 1858 के तहत किया गया।
1858 के अधिनियम के तहत भारत राज्य सचिव के कार्यों में सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया गया। 15 का इंडियन काउंसिल भारत परिषद का सृजन किया गया, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए जाते थे। और यह भी ध्यान रहे यहाँ पर आ जाए किस अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया, खत्म, तो है 1858 के अधिनियम से ही ये किया गया। और 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल जो पद था उसका नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। तो एक प्रश्न आता है कि 1858 के एक्ट के तहत अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। अब आगे आपको आ जाए गवर्नर जनरल या वायसराय तो एक ही बात है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि गवर्नर जनरल से ये वायसराय जो पद है ये कब हुआ था चेंज? 1858 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट से हुआ था। ये किस एक्ट के द्वारा भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी? पोर्टफोलियो सिस्टम, जिससे आज अलग अलग मंत्री के विभाग है ना, वो। तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा पोर्टफोलियो सिस्टम विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और इसकी नींव किसने रखी थी? लॉर्ड कैनिंग। तो आपको ऐसे भी आ जाए कि इसकी नींव रखने वाला कौन था? तो इसकी नींव रखने वाला था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही इसकी नींव रखी गई। आपको ऐसे आ जाए कि इसका नींव रखने वाला कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जो कि आपका अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बना था अंडर 1858 एक्ट, अभी आपने देखा था। फिर 1861 के अधिनियम के द्वारा ही गवर्नर जनरल या वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अध्यादेश अर्थात ऑर्डिनेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, अध्यादेश। जैसे अभी आपको पता ही है, इतना सब पता होगा कि वर्तमान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल 123 आगे हम पढ़ेंगे इसको। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। जब संसद प्रवर्तन में नहीं हो, कार्य नहीं कर रही हो और राष्ट्र के लिए कानून बनाना अनिवार्य हो, तो राष्ट्रपति के आदेश से कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, जिसकी शुरुआत 1861 के एक्ट से की गई थी। और अध्यादेश द्वारा पारित कानून की अवधि जो अभी भी 6 महीने है, तब भी उस समय शुरुआत हुई थी तो 6 महीने ही थी। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी किस तिथि को घोषित किया गया था? 28 अप्रैल 1876 को। 1876 ईस्वी में 28 अप्रैल को घोषित किया गया था। किस एक्ट के द्वारा बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था? ये 1892 के अधिनियम के द्वारा, 1892 के अधिनियम के द्वारा दिया गया। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं? तो उत्तर होगा 1909 के भारत परिषद अधिनियम को बोलते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म में 2 नाम है, एक लॉर्ड मार्ले है, एक लॉर्ड मिंटो है। तो लॉर्ड मार्ले भारत मंत्री था और लॉर्ड मिंटो वायसराय था। ये भी ध्यान देना है, आपको बोल दे। और ध्यान रहे 1909 के अधिनियम के द्वारा ही, जिसको बोलते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म, पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। पहली बार की गई थी ये। फूट डालो राज की शुरुआत हुई थी यहाँ पर। और बोले किस वायसराय को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है? वो है लॉर्ड मिंटो। इसने आरंभ किया था लॉर्ड मिंटो। किस एक्ट के द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर
वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला था। तो ये मिला था 1909 के अधिनियम से ही। तो ध्यान देंगे यहाँ से। अब देखिए, जो हम देखते हैं ना कि संसद में, पार्लियामेंट में बजट पर बहस होता है, तो बहस करने वाला मिला है 1892 से, लेकिन राइट टू वोट नहीं मिला था। वो मतदान वाला मिला है 1909 से। देखिए, बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और राइट टू वोट, मत देने का अधिकार भी यहाँ पर मिला है। वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य ये कब बने थे? 1909 के अधिनियम से ही। किस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं? 1919 ध्यान देंगे, 1909 का तो बोलते हैं पार्लियामेंट्री रिफॉर्म और 1919 वाले को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो आ जाए कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसको बोलते हैं? 1919 वाले को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। तो यहां भी ध्यान रहे, दो नाम है। मॉन्टेग्यू भारत मंत्री था और चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल या वायसराय था। तो ये भी आपको ध्यान रहे। फिर आपको प्रश्न आ जाए कि किस एक्ट के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई? 2 सदन। ये 1919 के एक्ट के द्वारा किया गया। प्रथम का नाम हुआ राज्य परिषद और द्वितीय का हुआ केंद्रीय विधानसभा। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, डायरकी, द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही किया गया। किस एक्ट के द्वारा भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? 1919 के अधिनियम के द्वारा ही किया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1926 ईस्वी में ली आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो ली आयोग 1923-24 का आयोग है। किस एक्ट ने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस अर्थात आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तार कर दिया था? तो 1919 के अधिनियम। किस एक्ट के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था? तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम से हुआ था। किस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ? भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही भारत में ब्रिटिश काल में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना का प्रयास किया गया, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैध शासन स्थापित कर दी गई। तो या इसको पूछ दे कि प्रांतीय स्वायत्तता, इस प्रश्न को पलट भी दे, आपको बोले किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? 1935। प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को दे दिया गया, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही किया गया ये। तो ये ध्यान रहे आपको। और गवर्नर जनरल या वायसराय सभी कार्य मंत्री परिषद की सलाह से करता था। ये शुरू हुआ 1935 के अधिनियम के द्वारा ही। 1935 के अधिनियम से ही ये हुआ शुरू। और 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को 1937 में भारत से अलग कर दिया गया था।
किस अधिनियम के द्वारा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया था? तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम से किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विषयों को विभक्त किया गया था। जो हम देखते हैं ना, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 विषय हैं, आगे मिलेंगे ये। इसकी शुरुआत 1935 से ही है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत ही की गई थी। 1935 के अधिनियम के तहत 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया था। 11 प्रांतों में 1935 के अधिनियम के द्वारा राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधानसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार गवर्नर जनरल या वायसराय को दिया गया था। जो आज आप देखते हैं ना, बुलाते हैं ना वो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति, तो यहाँ शुरुआत है इसकी। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतीय शासन के अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की प्रावधान किया गया। तो आ जाए, जो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है ना, ये यहाँ पर 1935 के द्वारा ही आरंभ हो गया है। 1935 के अधिनियम से ही 1935 के अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद जो 11 प्रांत बने थे, उन 11 प्रांतों में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो 1937 में वहां पर चुनाव हुए थे। ये देखिए, पूरे 30 मिनट का आपका इसमें काफी प्रश्न वीडियो बन गए हैं और इससे आगे फिर हम कर लेंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे और आप अपने सुझाव हमको भेजेंगे। हमारा प्रयास है कम समय में आपको अधिक क्वेश्चन मिल जाए। नमस्कार।